नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों देखते हैं आज एक और क्लास हिंदी पेडागोजी की, और ये हिंदी पेडागोजी की 20वीं क्लास है। यदि आपने इससे पहले जो क्लासें हैं उन्हें नहीं देखा है तो उनको जाकर के देख लीजिए। आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसमें 31 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उससे ही डैश द्वारा सीखने का प्रयास करता है। तो किसके द्वारा सीखने का प्रयास करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड ऑप्शन है अर्जन, थर्ड में अधिगम और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा अनुकरण। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो भाषा को जो वो मतलब अर्जित करता है किसके द्वारा करता है, वो अनुकरण के द्वारा करता है। और अनुकरण कैसे करता है, अपने घर वालों को देख करके, अपने आस पड़ोस के जो भी मतलब उसका एनवायरनमेंट है उसको देख करके तो क्या करता है, वो करता है अनुकरण। तो देखते क्वेश्चन नंबर 32 में है मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। तो आपको बताना जो मौखिक अभिव्यक्ति है मतलब जिसमें मुंह से बोलना पड़ता है, अपने विचार मतलब बोलकर अभिव्यक्त करने पड़ते हैं, उसकी निम्न में से कौन सी विधि सही नहीं है, उचित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सस्वर वाचन, सेकंड ऑप्शन है कविता का पाठ, थर्ड में है संवेद वाचन और फोर्थ है मौन वाचन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ मौन वाचन, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है मौखिक अभिव्यक्ति की। ठीक है। तो जो आप देख रहे होंगे जो मौन वाचन है, मौन वाचन में मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें मुंह से बोलना नहीं पड़ता है, इसमें केवल मन ऐसे ही शब्दों को जो है दोहराया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है ऐसे ही। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन मौन वाचन। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 33 में भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा, सेकंड है राष्ट्रभाषा, थर्ड है संस्कृत और लास्ट है विदेशी। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, विदेशी। तो विदेशी भाषा का जो है भारत के संदर्भ में जो हिंदी का मतलब जो रूप है वो प्रचलित नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाव प्रकाशन, तो ये तो उसका उद्देश्य है कि उसका जो भाव है वो क्या है। सेकंड ऑप्शन है लेखन में कुशलता, तो ये भी जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। थर्ड ऑप्शन है भाषा ग्रहण, तो भाषा को ग्रहण करना ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यदि हम बात करते हैं सर्जन की, तो जो सर्जन है ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं 35 में क्या है। 35 में मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो मौन वाचन होता है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तार्किक योग्यता का विकास, सेकंड ऑप्शन है मनन शक्ति और थर्ड में है दोनों का विकास और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि जो बच्चा है उसके अंदर जो है तर्क करने की योग्यता है उसका भी विकास हो और जो उसकी मनन शक्ति है उसका भी विकास हो। ये जो है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर इसलिए आंसर होगा दोनों का विकास। देखते हैं 36 में है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, मतलब क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, मतलब ऐसा कक्षा जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज जो बच्चे यूज करते हैं ऐसी कक्षा है। तो उसमें जो बच्चे हैं वो लक्ष्य भाषा के परिवेश में, लक्ष्य भाषा तो मैंने अभी आपको बताया था उससे पहले की जो वीडियो है उसमें कि लक्ष्य भाषा क्या होती है। मान लीजिए यदि आप हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका लक्ष्य है हिंदी के माध्यम से लक्ष्य भाषा यानी इंग्लिश सीखना। ठीक है। मतलब जब आप मातृभाषा के माध्यम से कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो लक्ष्य भाषा कहलाती है। ठीक। तो कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए तो वो क्या करते हैं ये आपको बताना है कि लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। सेकंड ऑप्शन है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं और लास्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर है इसमें वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए
शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? पहला ऑप्शन है सुनने के कौशल का, सेकंड ऑप्शन है लिखने के कौशल का, और थर्ड ऑप्शन है पढ़ने के कौशल का, लास्ट है समझ का। तो उससे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन समझ का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? तो वो जो मूल्यांकन करते हैं वो समझ का मूल्यांकन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में है, निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? आपको बताना है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि समाचार पत्र का वाचन करना, सेकंड ऑप्शन में है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, थर्ड है शब्दों को जोर जोर से पढ़ना, और लास्ट है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, मतलब जैसी भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो है डायलॉग बोलना है ना, बातचीत करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके अवसर यदि निकिता जो मतलब एक शिक्षिका है वो अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके जो अवसर देना चाहती है, उसके जो मतलब अनेक क्रियाकलाप कर रही है, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, सेकंड ऑप्शन है अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर नया अपनाएं, थर्ड है शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, और लास्ट है शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। तो देखिए सही आंसर यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन होगा कि जो अध्यापक है वो अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर नया अपनाएं। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 यानी 40 में कह रहा है, बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, सेकंड है स्वीट महोदय, थर्ड है लॉर्ड मैकाले, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये स्वीट महोदय, सबटीनी स्वीट महोदय है, सही कर लेना इसको। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लॉर्ड मैकाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 41 कह रहा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो जो भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये जो चारों कौशल होते हैं, तो इनके विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो थर्ड भी ठीक है। फोर्थ है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये चारों के चारों जो भाषा के कौशल हैं ये आपस में अंतर संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे कम जो मतलब जो उचित नहीं है कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन होगा कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भाषा के चारों कौशल हैं वो जो है बहुत ही मतलब अनिवार्य होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इसलिए केवल पढ़ना और लिखना कौशल पर बल नहीं देना चाहिए, सुनना और बोलना कौशल पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि जो भाषा के चारों कौशल हैं वो क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे कम मतलब महत्वपूर्ण है या उचित नहीं है आप कह सकते हैं कौन सा है? वो सेकंड ऑप्शन है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, साथ में सुनना और बोलना भी होना चाहिए था। ठीक है, तो चल देखते क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। 42 में कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, और लास्ट ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है जो बहुभाषिक कक्षा होती है, यानी कि जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज बच्चे जो है बोलते हैं। ऐसी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, क्योंकि उसमें क्या होता है डिफरेंट लैंग्वेज जो है बच्चे बोलते हैं, तो उनको जो है किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए कि बच्चे जो है सब मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको जो है समझ सकें। क्योंकि जो शिक्षक है वो तो जो है एक या दो लैंग्वेज ही जानता होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसको हिंदी, पंजाबी, उर्दू मतलब जितनी भी लैंग्वेज सभी आती होंगी, ऐसा तो जो है ज़रूरी नहीं है।
ठीक। तो ये जो ऐसी जो कक्षा होती है, मतलब जो बहुभाषिक जो कक्षा होती है ना, उसमें क्या होता है, उसके लिए जो है जो उचित रणनीति तय करना है ना, ये जो भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी एक चुनौती होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में है कि यदि आपसे कहा जाए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है, तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए केवल कक्षा 1 और 2 के बच्चों की, तो आपको जो है उसके लिए कहानी का चयन करना है। तो आप जो है कैसी कहानी का चयन करेंगे, कैसी कहानी का चुनाव करेंगे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि अत्यधिक पात्र वाले, जिसमें अत्यधिक पात्र हों। सेकंड है कि केवल एक पात्र वाली, जिसमें केवल एक ही पात्र हो। थर्ड है केवल 2 पात्र वाली, जिसमें केवल 2 ही पात्र हों। और लास्ट है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक कक्षा 1 और 2 की बात यहाँ पर की जा रही है, वो चित्रों के तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं, चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है कौन सा होगा, जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो, चित्रात्मक हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, पहला ऑप्शन में है राजश्री टंडन, सेकंड है रायबर्न, थर्ड है महात्मा गांधी और लास्ट है विवेकानंद। तो देखिए जो आंसर हो गया इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो मनुष्य है उसके मानसिक विकास के लिए मातृभाषा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि 45 समवाय विधि प्रयुक्त होती है। तो जो समवाय विधि है वो किस में प्रयुक्त होती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कहानी शिक्षण में, सेकंड है कविता शिक्षण में, थर्ड है एकांकिका शिक्षण में और लास्ट है निबंध शिक्षण में। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा निबंध शिक्षण में। तो जो समवाय विधि होती है ये निबंध शिक्षण में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताया जरूर। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए।